जयविलास पैलेस के अंदर रखा है चांदी का रथ। जी हाँ, जिसको सिंधिया खानदान उपयोग करता था। भीतर से कुछ इस तरह दिखता है जयविलास पैलेस, जिसको सिंधिया महल भी कहा जाता है। देखिए, ये है दुनिया की सबसे शानदार राइफलें उस वक्त की, जो सबसे खतरनाक भी हैं, और बहुत सारा कलेक्शन आपको राइफलों का दिख जाएगा सिंधिया महल में। यानी कि बहुत छोटी से छोटी बंदूक से लेकर बहुत बड़ी बंदूक भी यहाँ मौजूद है। दोस्तों, सारी बंदूकें लंदन और यूरोपियन मानी जाती है, यानी कि विदेश से मंगवाई गई थी ये सारी बंदूकें, जिसमें आपको एक तलवार भी लगी हुई दिखाई दे रही है और बहुत शानदार इनका निशाना माना जाता था। दोस्तों, सिंधिया पैलेस में सोना भी जड़ा हुआ है। आप देख सकते हो ये दीवारों में कहीं ना कहीं सोने की परत आपको नज़र आ रही होगी। जी हाँ, और इसी महल में आपको ये जो झूमर दिख रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूमर है। इससे बड़ा दुनिया में कहीं भी झूमर नहीं है। जी हाँ, ये है सिंधिया पैलेस में सबसे बड़ा झूमर। और इस झूमर को टांगने से पहले इस छत पर, जो छत देख रहे हो, इस पर 8 हाथी चढ़ाए गए थे, ताकि ये पता चल सके कि ये छत इस झूमर का वजन झेल सकता है या नहीं झेल सकता है। दोस्तों, ये है चांदी की ट्रेन जो सिंधिया पैलेस में मौजूद है। यानी कि मेहमानों के लिए शराब परोसने के लिए ये चांदी की ट्रेन इस्तेमाल करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है बेहतर होंगे। अब हम ग्वालियर की एक होटल से निकलकर जा रहे हैं सिंधिया महल देखने। जी हाँ, जिसको जयविलास पैलेस भी बोला जाता है, जिसमें तकरीबन 400 कमरे हैं और उसकी वैल्यू आज के समय में कोई 4000 करोड़ बताता है, कोई 10,000 करोड़ बताता है। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा झूमर है। बहुत सारी डिटेल उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का व्लॉग और चलते हैं सिंधिया पैलेस। फाइनली दोस्तों, हम आ पहुँचे जयविलास पैलेस। सबसे पहले आपको यहाँ काउंटर दिख जाएगा। 300 रुपये का अंदर एंट्री चार्ज है, तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। और अगर आप पार्किंग कर रहे हो एक्चुअली, यानी कि आपके पास गाड़ी है, कार है, तो उसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ेगा। मेरी बाइक थी तो मुझे 20 रुपये शुल्क देना पड़ा। तो इस तरह से अलग अलग शुल्क है यहाँ पर। तो अभी हमने 300 रुपये पे किए, अब जा रहे हैं हम अंदर। और बताया गया है कि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, जितना हो उतना हम दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हो, ये है मेरे सामने जयविलास पैलेस, जिसको सिंधिया महल भी कहा जाता है। और नज़ारा है यार यहाँ पर, यानी कि 400 कमरे और तकरीबन 1,24,727 एकड़ में फैला हुआ है, ऐसा बताया जाता है। आप देख सकते हो। और हम वहाँ जाकर जानकारी लेंगे कि हम वीडियो शूट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर से तो नज़ारा देख ही सकते हो। कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है। आजू बाजू में कुछ हरियाली, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये रोड बना हुआ है। वैसे कलर डल हो चुका है सामने का, जितना सफ़ेद दिखता है इमेज में उतना अच्छा है नहीं, और गिर रहा है उसका कलर, यानी कि ख़त्म हुआ है। सफ़ेद सफ़ेद के बीच में काले काले धब्बे आ गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये इतना महंगे चार्जेस हैं, तो कम से कम रख रखाव तो बेहतर होना ही चाहिए था। इस पैलेस का मज़ा लीजिए। ये कुछ सामने से ऐसा दिखता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एंट्री करनी होती है म्यूज़ियम में, क्योंकि तमाम चीज़ें म्यूज़ियम में ही रखी हुई है। म्यूज़ियम के नाम तकरीबन 45 कमरे बताए जाते हैं, जिसमें सिंधिया साहब के तमाम सामान रखे हुए हैं, जिसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपको एंट्री करना होती है। ये नाम आप देख सकते हो। सबसे पहले जब आप अंदर घुसते हो तो आपको कुछ पेंटिंग्स नज़र आती हैं, जिसमें तमाम डिटेल लिखी हुई है महल के बारे में, कब बना, कितने कमरे, बहुत सारी डिटेल। साथ में कुछ प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ नज़र आती है। साथ में जो सन लिखे हुए, बहुत पुरानी है, ये बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देती है। ऐसे ही इस हाल में बहुत सारे रखे। यहाँ पर गार्ड साहब बैठे हैं ताकि कोई वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाए। और आप देखते हो तो और भी आपको मूर्तियाँ नज़र आएगी। यहाँ तकरीबन 7-8 मूर्तियाँ रखी हुई है। ये अलग अलग उनका नाम लिखा हुआ है, साथ में सन लिखा हुआ कि कितनी पुरानी मूर्ति है। और आप जैसे आगे चलते जाओगे आपको प्रतिमाएं दिखती जाएगी। तो ये सबसे पहले आपका एंट्री गेट है, यहीं से आप एंटर होते हो अंदर के लिए। और जैसे ही आप आगे चलते हो तो और आपको प्रतिमा दिखेगी, और जस्ट सामने आपको दिखेगी सर जियोजी राव की प्रतिमा। ये देखिए, यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, और ये सबसे पहले आपको यहीं पर नज़र आएगी।
उसके बाद दरअसल आप आगे चलोगे तो और भी ऐसा हॉल बना हुआ है जिसमें सिंधिया परिवार के तमाम मेमोरीज़ इन इमेज में समेटी गई है। ये लगी हुई है पूरे हॉल में, कहीं ना कहीं इस तरह से उनके बारे में डिटेलिंग है। यहाँ पर तस्वीरें जड़ी हुई हैं और अगर आप इत्मीनान से देखोगे तमाम आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितने सारी इमेजें लगी हुई है, कितने सारे पेंटिंग्स टंगी हुई हैं उनके पूरे ख़ानदान की है। यानी कि ये सिंधिया साहब हैं, ये उनकी पत्नी हैं, ये उनके इधर बेटे हैं, ये उनकी बेटी है। तो दोस्तों ये फर्स्ट हॉल है जिसमें हमने एंट्री की है। आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। ये इनकी सारी डिटेलिंग यहाँ लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर जाओ तो वहाँ पर कब से कब तक वो उन्होंने राज किया और किसके बाद कौन सा ख़ानदान रहा है, तमाम डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। इन फ्रेम में जो तस्वीरें जड़ी हुई उनके नीचे तमाम डिटेल हैं। और दोस्तों जैसे ही हम आगे जाते हैं तो आपको यहाँ गैलरीज के लिए हॉल मिलता है जहाँ पर बहुत सारी उनकी यादें सजोई गई हैं। लेकिन उसके पहले बुद्ध की प्रतिमा भी आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर दो बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है, एक इधर है और एक इधर है। और आप दरअसल आगे जाओगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हॉल आएगा वो बड़ा ही शानदार हॉल है जिसमें कहीं ना कहीं सिंधिया ख़ानदान की जो पगड़ी है वो रखी गई है। आप देख सकते हो ऐसे सिंधिया ख़ानदान पगड़ी बांधा करता था। ये देखिए बिल्कुल स्टाइलिश पगड़ी बांधी जाती थी और बांधने की वहाँ कला भी एक टीवी में दिखाई जाती है। टीवी चल रही है कैसे बांधी जाती थी, ये ऐसे पगड़ी बांधी जाती थी। और दरअसल ये सिंहासन भी है यहाँ पर और भी उनकी बहुत सारी वस्तुएं रखी है। लेकिन आप ये जो पगड़ी देख रहे हो ना, ये दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तो राज्य की पहचान होती थी। और इसका जो पगड़ी का जो कपड़ा है ना उसकी लेंथ काफ़ी है। यानी कि ऐसा बताया जाता है कि इस पगड़ी की जो कपड़े की लेंथ है वो तकरीबन 60 मीटर के आसपास है। जी हाँ। और आप इसमें देख सकते हो रानियों के कपड़े रखे हुए हैं, ये फ़ोटोज़ लगी हुई है। और दरअसल आपको दिखाते हैं इधर उनकी कुछ मेमोरी है, यानी कि फ़ोटो हैं और इधर उनकी डिटेलिंग चलती रहती है राजा महाराजाओं की। लेकिन आपको पगड़ी बहुत शानदार तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसी पगड़ी रखी हुई है, बिल्कुल प्रोटेक्शन है, कांच के इसमें खाके में रखी गई है। और ये जो पगड़ी की लंबाई है ये बहुत है, यानी कि 60 मीटर के आसपास इस पगड़ी की लंबाई होती थी। बांधने वाले के भी कहीं ना कहीं होश ढीले हो जाते होंगे। बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत से बनती थी ये पगड़ी, ऐसे नहीं बंध जाती थी। और बिल्कुल ना रेड है ना कह सकते हैं कि ज़्यादा गेरुआ है, बहुत शानदार कलर मान सकते हैं हम इसको, मैरून कलर मान सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं पगड़ी खतरे की निशानी भी होती थी क्योंकि रेड उनके सिर पर जो लगती थी जचती थी वो बहुत शानदार होती है। मराठा ख़ानदान से आते हैं तो बहुत शानदार तरीके से पगड़ी बांधना भी जानते थे। ये देखिए ये म्यूज़ियम में आपको यहाँ पर पगड़ी और कुछ सिंहासन भी रखे हुए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ। लेकिन ये पगड़ी इस तरह ज्योतिराज सिंधिया के माथे पर भी ये पगड़ी आपने ज़रूर देखी हुई कई इमेजेस में। और दरअसल आपको और दिखाता हूँ मैं पगड़ी, आप एक बार और ध्यान से देखिए। ये मैंने कुछ तस्वीर क्लिक की थी। उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर का ये ऐसा है, झूमर ऐसे लगे हुए हैं, देखिए कितने शानदार झूमर है। और यहाँ पर रानियों के ग्लास यानी कि उनका आईना रखा हुआ है। ये उनके सैंडल है, उनका बैग है, ये ऐसे साड़ी है जिसमें कहीं ना कहीं सोना जड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना इन कपड़ों में सोना जड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि ये आपको वर्क दिख रहा है ये सोने का वर्क है, यानी कि बहुत शानदार। सभी में आपको सोने का वर्क दिखेगा। ये देखिए इसमें भी आपको सोने का वर्क दिखेगा। और हम आगे आते हैं, ये सिंहासन रखा हुआ है यानी कि एक तरह से उनका बैठने की कुर्सी होती थी। इसमें भी ये चांदी की है, आपको चांदी बिल्कुल नज़र आ रही होगी। चांदी का पूरा सिंहासन है उनका, चांदी की कुर्सी हम कह सकते हैं। दो कुर्सी रखी, दोनों चांदी के फ्रेम में हैं। और इधर अगर हम आते हैं तो इधर भी उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ रखे हुए हैं। इधर भी उनके कह सकते हैं कि वस्त्र हैं, ये उनका परिधान है। देखिए ये भी कहीं ना कहीं सोने से जड़ा हुआ है और कितना चमक रहा है। ये बिल्कुल सोना ही सोना बताया जाता है इसमें जो लगा हुआ आप देख रहे हो ना ये। उसके बाद और भी कुछ वस्त्र हैं। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा हॉल है जिसमें पगड़ी रखी हुई है, वस्त्र रखे हुए हैं, कांच रखा हुआ है। उनकी जो महिलाएं थी उनके दरअसल पर्स के साथ साथ उनकी और सामग्री रखी हुई है। लेकिन ये पगड़ी यहाँ आकर्षण का केंद्र है और इसी पगड़ी को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आखिरकार वो पगड़ी कैसी होती होगी जो 60 मीटर कपड़े से बनती थी। जी हाँ। तो चलिए दोस्तों म्यूजियम तो हमने देख लिया है, अब दूसरी जगह चलते हैं।
तो दोस्तों आप जैसे ही आगे जाओगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस लगी हुई नज़र आ जाएगी। ये मैं आपको घुमा देता हूँ। ऐसे कुछ और एक प्रतिमा रखी हुई जो बहुत पुरानी है और बहुत प्रसिद्ध भी है। ऐसा झूमर आपको नज़र आ जाता है। और हम आगे चलते हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण रूम में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर दरअसल चांदी का ये रथ रखा हुआ है। देखिए ये चांदी वर्क है इसमें और पूरा चांदी से बना हुआ है। जी हाँ, गौर से देखिए, चांदी ही चांदी इस रथ में है। और इस रथ में कितनी चांदी लगी होगी ये तो अनुमानित हम नहीं कह सकते, लेकिन देखिए चांदी का वर्क है, सूरज भगवान बने हुए हैं उसमें। और इस रथ का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो है नगर में भ्रमण के लिए, शोभा यात्रा के लिए किया जाता था। ये देखिए पूरा चांदी का है, कितना कॉस्टली होगा ये आप अनुमान लगा सकते हो। इस तरह से नज़र आता है। और आपको दिखाऊं तो ये दरअसल ऊपर जो है कुछ उनके साथ जो चलते थे वो लगे हुए हैं। लाइटिंग की व्यवस्था थी, बहुत शाही सवारी इसको बोलते थे। तो ये पूरा चांदी का आपको नज़र आ रहा है। और आगे हम आपको दिखाते हैं तो और ऐसे आपको जो सैनिक रहते हैं वो कैसे कपड़े पहनते थे, सभी कैटेगराइज थे कि किस श्रेणी का जो सैनिक वो कैसे कपड़े पहनेंगे। ये ऐसे कपड़े पहने जाते थे, ये सैनिक की ड्रेस है। ये दूसरे सैनिक की यानी कि सबसे टॉप वाला सैनिक, फिर उसके बाद का सैनिक, ऐसे अलग अलग जो है ड्रेसेस थी। तो ये ड्रेस भी वहाँ रखी हुई है, बिल्कुल आजू बाजू में आप ड्रेस देख सकते हो। साथ में आपको झंडे भी नज़र आ जाएंगे, जो झंडे वो सैनिक पकड़ कर चलते थे। देखिए ये ऐसे झंडे हैं। और अब इधर घूमते तो ये भगवा रंग का झंडा आपको नज़र आ रहा होगा। और आपको घुमाते हैं तो ये कुछ ऐसा भी यहाँ पर रखा हुआ है। दरअसल अब दूसरी जगह पर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी शानदार चीज़ें रखी है। सबसे पहले तो आप ये पालकी देख रहे हैं, ये देखिए इसके बारे में आपको डिटेल देता हूँ। दोस्तों आप ये जो देख रहे हो इसे कहते हैं पालकी। जी हाँ, इस पालकी की ऊपरी सतह पीले व नारंगी रंग के सामान्य फूलों से सुसज्जित होती थी। इसका प्रयोग सामान्यतः आवागमन के लिए जो राजसी महिलाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। और इसको कहीं ना कहीं ठंडक इसमें बनी रहती थी। जब संध्या होती थी, शाम का वक्त होता था, तो रानियां जो है अपने नगर में घूमने के लिए इसी पालकी का इस्तेमाल करती थी। जिससे पालकी में ये भी बात निकल कर सामने आती है कि इसमें कौन बैठा है कौन नहीं ये पता नहीं चलता था, लेकिन हाँ जो इसके अंदर रानियां बैठती थी उन्हें बाहर का नज़ारा दिखता रहता था। और साथ में इसमें बहुत ठंडक बनी रहती थी, हवा आती थी। काफ़ी ज़्यादा ये फेमस उस वक्त थी। दोस्तों आप ये जो देख रहे हो इन्हें होदे कहे जाते हैं। जी हाँ, कई होदे जिसका प्रयोग महाराजा द्वारा बड़े पैमाने पर शिकार के लिए किया जाता था। आसानी से पहचानने के लिए सबके अंक दिए गए थे। और इस होदे के पार्श्व भाग के अंक 16 अभी भी देखा जा सकता है। ये धातु का बना हुआ है जो मैदान में शिकारी को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता था। सन 1950 में यूगोस्लाविया व राष्ट्रपति मार्शल टीटो जब ग्वालियर आए थे तब महाराजा की ओर से शिकार के दौरान होदों के साथ यहाँ भी उपयोग में लाया गया था। दोस्तों ये रथ जो आप देख रहे हो ये चांदी से निर्मित है। जी हाँ, कहा जाता है ये रथ सांचे में ढली चांदी की परतों से निर्मित है। इसका आंतरिक भाग यानी कि भीतरी हिस्सा काष्ठ निर्मित है। ये रथ अत्यधिक अलंकृत है जिसमें पंखों सहित अश्व एवं मकर को उत्तीर्ण किया गया है, जिसका कहीं ना कहीं पुराणों में भी जिक्र है और जिसे देवी गंगा का वाहन भी कहा गया है। इस रथ को 1923 में महाराजा माधवराव प्रथम ने विशेष रूप से बनवाया गया था। और इस रथ का प्रयोग कहीं ना कहीं शोभा यात्रा में किया जाता था और शोभा यात्रा इसके माध्यम से निकाली जाती थी। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ जाती है माधवराव सिंधिया साहब की, और बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। ये आप देख सकते हो, उनकी मेमोरी है यहाँ पर कह सकते हैं। और बाहर से अगर हम नज़ारा देखें तो सिंधिया पैलेस यानी कि जय विलास पैलेस कुछ ऐसा नज़र आता है। ये मैं बिल्कुल म्यूजियम के ऊपर से देख रहा हूँ, आप देख सकते हो, बहुत शानदार यहाँ से नज़र आता है। उसके बाद और हम देखें तो यहाँ पर और तस्वीरें लगी हुई है, यानी कि नेहरू से मिलते हुए हैं, राहुल गांधी, बहुत सारी तस्वीरें हैं। उसके बाद और आपको आगे लेके चलते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पर दिखता है। और आपको बहुत सारी ये जो ऑफिस दिख रहा है यहाँ पर माधवराव सिंधिया साहब बैठा करते थे ऐसा कहते हैं। ये देखिए बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर। उसके बाद और अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए ये म्यूज़िक है जो बजता रहता है कंटिन्यू, और इसकी बड़ी महिमा थी। और ये बैठक हॉल है उनका, बैठने के लिए यहाँ उपयोग होता था एक तरह से। और उसके बाद आपको और आगे दिखाता हूँ तो यहाँ पर शीशे में कुछ तस्वीरें बनी हुई है, आप देख सकते हो, बहुत शानदार
तरीके से, और मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा उन शीशों को। लेकिन पहले ये देखिए, ये कुछ ऐसा उनका डाइनिंग हॉल है और ये तस्वीर बनी हुई है। आप ये देखिए, यहाँ अगर गौर से देखोगे तो आपको दिख जाएगी। तो ये पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि बैठने का उनका हॉल था। ये ऊपर झूमर आप देख सकते हो, और आपको घुमाऊं मैं तो उसके बाद आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए, दरअसल ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो विदेश से लाई गई थी और बहुत शानदार है। उसके बाद ये सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर बैठकर शायद हो सकता है कि चाय पानी पीते थे। ये चाय पानी के कप रखे हैं, ये उनके फर्नीचर से, यानी कि जो फर्नीचर वो यूज़ करते थे वो फर्नीचर है। ये देख सकते हो, बिल्कुल वेल डिजाइन वाले फर्नीचर है। और यहाँ पर जो है आपको और फर्नीचर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर भी वो बैठकर जो है कुछ काम किया करते थे। ये आपको कुर्सी नज़र आ जाएगी, ये भी जो है बहुत शानदार फर्नीचर से बनी है। ये नेपोलियन रूम है। यहाँ पर जो नेपोलियन के द्वारा कह सकते हैं कि युद्ध में जीता गया था, ये एक तरह से ताज जिसको बोलते हैं, वो नेपोलियन का ताज यहाँ पर रखा गया है, और डिटेलिंग भी लिखी गई है यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें। तो आप ये देख सकते हो, और कांच में प्रोटेक्ट रखा गया है। उसके बाद ये बेडरूम है, आप देख सकते हो कितना शानदार बेड है। यानी कि सिंधिया ख़ानदान की जो लोग यहाँ बेडरूम यूज़ करते थे उनके लिए बेडरूम बनाया गया था। और देखिए नक्काशी, ये कुछ तलवारें रखी गई है, देख सकते हो आप तलवारें। इनके बारे में मैं आपको और डिटेल दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे गए हैं, ये तमाम तलवारें आप देख रहे हो। दोस्तों, इन्हें तो आप पहचानते ही हो, ये हैं तलवारें, लेकिन ये दरअसल मराठा लोगों की तलवारें हैं। मराठा इन्हें काफ़ी पसंद करते थे। तलवारें मराठा युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, और आग्नेय शास्त्रों के आगमन के बाद भी इनका अधिक महत्व रहा। बंदूकें अक्सर बड़े और अदक्ष होने के कारण मराठा युद्ध शैली, जिसमें आमने सामने की लड़ाई एवं गोरिल्ला रणनीति के सम्मिलित था, में कारगर नहीं हो सका। मराठा तलवारें सीधी अथवा घुमावदार होती थी। ये प्रदर्शित जो आपको दिख रही है मुठ एवं तलवारें, जिसमें सजावट और डिजाइन को दिखाता है, मुगल तलवारों से प्रेरित है। इनमें से कई इंडियन वुडर्स स्टील से बने हुए हैं। मूठ में गार्ड एवं उंगलियों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था है। सबसे ऊपर प्रदर्शित तलवार आपको जो दिख रही है वो आरोपुस्ता में दांतेदार नोक है, तथा दाएं सितारे तलवार एवं वन्य जीवन दर्शाया गया है। दोस्तों, ये है खंजर और छुरी। ये कैबिनेट खंजर की एक बड़ी विविधता रखता है। इसमें भारत के साथ साथ कुछ उदाहरण अरब इस्लामिक खंजर के भी हैं। सभी मूठे धातु, हाथी दांत, जबकि कुछ नेफ्राइट पत्थर से बने हुए हैं। जो आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर बाएं फारसी खंजर, नीचे बाएं अरब अरेबियन खंजर, ऊपर मध्य में अफगानिस्तान के पेश कब्ज अफगान छुरी, नीचे मध्य भारत में मधु प्रदर्शित है। केंद्रीय प्रदर्शन कई स्थानों के शैलियों को दर्शाता है। एक ओमान का जाम्बिया खंजर, केंद्रीय पंक्ति आपको दिख रही है में छठ दाएं और है। दूसरा बिछुआ, और बिछुआ प्रकार का भारतीय खंजर है। पाशमुठ तथा लहरदार ब्लेड है। खुकड़ी है, नेपाली खंजर है, अंदर की ओर घुमावदार ब्लेड के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये है कटार और जमाधार। ये पुष्प खंजर कटार जमाधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय खंजरों में यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये दक्षिण एशिया में अनूठा है। इसे युद्ध के साथ साथ धार्मिक समारोह में भी इस्तेमाल किया जाता था। मराठा कटार अक्सर लंबे कांटेदार नोक के साथ साथ दांतेदार ब्लेड एवं एक तरह से ये जो बना होता है डोमनसेस्ट स्टील का बना होता था, ऐसे कह सकते हैं। बहुत मजबूत स्टील होती थी। दोस्तों, ये है शारीरिक कवच। जी हाँ, शारीरिक कवच भारतीय युद्ध में सैन्य पोशाक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। जटिल कवच के 2 सेट मुगल के हैं, जो कि लाहौर और पाकिस्तान के बने हुए हैं। 4 अलग अलग टुकड़ों में बने कवच को चार आयना, 4 दर्पण के रूप में जाना जाता है। मराठों ने इसका उलट शारीरिक कवच में कम रुचि दिखाई। मराठा शैली युद्ध अपने भार रहित आंदोलन के लिए जाना जाता था। अधिकतर योद्धा एक सरल पगड़ी, जैकेट, पतलून का चुनाव करते थे, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और राजा लोहे की जाली से बने जैकेट एवं हेलमेट पहनते थे। जैसे कि हेलमेट यहाँ प्रदर्शित है, और नीचे आपको जो दिख रहे हैं, बाएं आपको जो दिख रहे हैं, एक प्रकार का हाथ कवच है। बीच में प्रदर्शित लंबी छड़ी, जिसको पुष्तखार यानी कि पीठ खुजाव यंत्र है, जिसका प्रयोग सैनिक द्वारा भारी कवच के अंदर उपयोग में करने लिया जाता था। इस पुष्तखार के पीछे एक और छुपा हुआ खंजर भी है। दोस्तों, ये है भारतीय ढाल। जी हाँ, ढाल निश्चित रूप से भारतीय सैनिक के संग्रह सूची में सबसे महत्वपूर्ण रक्षात्मक वस्तु था, और मराठा युद्ध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मराठा उन्होंने शरीर के अन्य रक्षा कवच को अक्सर उपेक्षित किया था। मराठा ढाल आमतौर पर कठोर गोंडे की खाल और
विभिन्न धातुओं से बना होता था। मध्य में 2 ढाल इस्लामी की, जिसमें बाएं तरफ की ढाल नवाब शहनवाजुद्दीन खान बहादुर से संबंधित है, जबकि बाई ओर की ढाल अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वारा प्रयोग में लाया गया था। दोस्तों, ये है भारतीय पट्टा और ढाल। इस कैबिनेट में भारतीय पट्टा और ढाल शामिल है। पट्टा एक मराठा तलवार है जिसमें 2 धारी सीधी तलवार तथा एक हाथ की सुरक्षा के लिए लोहे का दास्तान लगा हुआ है। मराठा योद्धा पारंपरिक रूप से 2 पट्टे के साथ एक हाथ में एक युद्ध में लड़ने के लिए सक्षम थे। यहाँ पर 3 विभिन्न भारतीय ढाल बकलर प्रकार के भी प्रदर्शित है। ये सभी छोटे आकार के हैं, इसलिए ये युद्ध के दौरान संभालने में आसान और आमने सामने की लड़ाई में काफ़ी उपयोगी होते थे। जी हाँ, शीर्ष बायां ढाल पशु के खाल तथा अन्य धातु से बने हुए हैं। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हो ये है लंबी नाल की बंदूकें, जी हाँ, जिन्हें मैचलॉक कहा जाता है। ये लंबी नाल की बंदूकें अधिकतर मैचलॉक है, साथ ही साथ कुछ तोड़ेदार या टोपेदार जो कि मैचलॉक का ही उप प्रकार है। ये हस्त प्रयोग बंदूक का प्रारंभिक डिजाइन है। भारत में सामान्यतः इस प्रकार के बंदूक मराठा एवं मुगल दोनों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। यहाँ तक कि मराठा उनका निर्माण भी करते थे। ये विशेषतः बड़े भारी होते थे। हालांकि मराठा युद्ध शैली चपलता को पसंद करती थी, इसलिए अक्सर रक्षा के पुराने तरीकों का चुनाव करते थे, जैसे कि तलवार एवं कटार, जिसे काफ़ी हल्का ये लोग महसूस करते थे, हल्का पाते थे। दोस्तों, आप ये जो बंदूकें देख रहे हो इनका नाम है फ्लिंट लॉक। जी हाँ, फ्लिंट लॉक बंदूक मैचलॉक के आगमन के बाद आई। 16वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत हुई तथा ये 2 शताब्दी से अधिक समय तक सामान्यतः प्रयोग में रही। इसमें एक चकमक पत्थर प्रज्वलन तंत्र का उपयोग होता है। घोड़ा यानी कि ट्रिगर दबाने के बाद चकमक पत्थर और एक स्टील के प्लेट पर टक्कर मारता है, चिंगारियां उत्पन्न करता है, जो पेन तक पहुंचकर गन पाउडर को प्रज्वलित करता है। हालांकि व्यापक प्रचलित प्रयोग के बावजूद सिंधियाओं द्वारा अधिक प्रयोग में नहीं लाया गया था। कारण था बंदूक का स्थानीय जलवायु में सीमित सीमाओं का होना। ये बंदूक बारिश में अच्छा कार्य नहीं करती थी तथा नमी में अक्सर मिस फायर गोली नहीं दाग पाती थी। इस चक्कर में इसका उपयोग ज़्यादा सिंधिया राजवंश ने नहीं किया। दोस्तों, ये जो आप बड़ी बंदूक देख रहे हो इसका नाम है पंट गन। जी हाँ, पंट गन एक बहुत बड़ी और विशाल बंदूक है जिसे नाव या बड़े पानी जहाज पर जोड़कर जल पक्षी बतख का शिकार करने के प्रयोग में लाई जाती थी। सन 1924 में महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम के काल में लंदन से 90 पाउंड में खरीदी गई थी। जी हाँ, इसका नाम है पंट गन बंदूक। दोस्तों, आप ये जो पिस्तौलें देख रहे हो ये तमाम पिस्तौलें यूरोपियन हैं जो अधिकतर लंदन में निर्मित की गई है। ये बड़े बंदूकों की तुलना में इनके छोटे आकार इसे मराठा युद्ध शैली के अत्यधिक अनुकूल बनाती थी, जैसा कि वे आसानी से व्यक्ति के साथ कहीं भी जा सकती है। मराठा नियमित रूप से 2 से 4 नाल की पिस्तौल, साथ ही मोटार, छोटे आकार के तोप का प्रयोग करते थे। इस कैबिनेट में विभिन्न प्रकार की पिस्तौल प्रदर्शित है, जैसे कि 6 चक्र रिवॉल्वर, डेरिजनर पिस्तौल, परकशन पिस्तौल, 2 नाल, 4 नाल पिस्तौल। आप यहाँ एक कुबड़ी बंदूक, छड़ी बंदूक और एक पिस्तौल जो कि तलवार के साथ संलग्न है वो देख सकते हो। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं बारूददान। जी हाँ, जिनका प्रयोग बारूद रखने के लिए किया जाता था। बारूद 19वीं शताब्दी से पहले आवश्यक था, जब पहले से निर्मित कारतूस सामान्य उपयोग में आया। अधिकतर बारूददान सजावटी है जो दर्शाते कि इनका उपयोग निशानेबाजी, युद्ध अभ्यास के लिए किया जाता था। ये हाथी दांत, सीप, शंख, धातु, नारियल के खोल एवं कपड़े से बने हुए हैं। दोस्तों, ये भी परकशन बंदूकें हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि अतिशीघ्र रीलोडिंग, सटीक लक्ष्य निर्धारण, खराब मौसम में विश्वसनीयता। परकशन बंदूक को पुराने फिल्ट लॉक एवं मैच लॉक से अधिक बहुमुखी एवं विषम बनाता था। परकशन बंदूक में एक परकशन टोपी होती है जिस पर विस्फोटक पदार्थ को प्रज्वलित करने के लिए संलग्न हथौड़ा द्वारा चोट किया जाता है। मुख्य गोले को दागा जाता है। इस विश्वसनीयता का लाभ लेने के लिए कई पुराने फिल्ट लॉक बंदूक और पिस्तौल को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता था। उसमें परकशन टोपी व्यवस्थित कर दिया जाता था। 2 क्रीज संलग्न लंबी परकशन बंदूक भी शोकेस के माध्यम से प्रदर्शित हैं। 19वीं सदी और 20वीं सदी में परकशन बंदूकें, राइफलें, पिस्तौलें सिंधिया सेना में सामान्यतः प्रयोग होती थी। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं परकशन राइफल। जी हाँ, राइफल अपने सटीक निशाने और लंबी दूरी के लिए जानी जाती है और इसका इस्तेमाल आप सभी को पता है कि कंधे पर लगाकर इसको चलाया जाता है। उसमें बहुधा एक नाल होती है। ये नाल अंदर से चक्करदार नाली तथा नाली स्वरूप खांच में कटी होती है। ये
तो दोस्तों इस तरह सिंधिया महल में कई सारे हथियार रखे हुए हैं। अब यही देख लीजिए आप, ये भाले रखे हुए हैं, साथ में झंडे रखे हुए हैं जो यूज़ होते थे उस समय। देखिए कितने नुकीले भाले हैं ये, और ख़तरनाक भी दिख रहे हैं। साथ में झंडे जो उस समय यूज़ हुए, और पीछे देखिए ये कुछ और हथियार रखे हुए, तलवारें रखी हुई है, और दरअसल ये अपने ढाल के लिए रखी हुई है। उधर हाथी आपको दिख रहा है। ये झंडे आपने देख ही लिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मंदिर है। सिंधिया खानदान इसी मंदिर में आकर अपना शीश नवाता था। कहीं ना कहीं जो है भगवान बैठे हुए हैं। सिंधिया महल में ये मंदिर भी मौजूद है। ये सिंधिया का ही मंदिर है, और ये कहीं बाहर से डिजाइन करवाया गया था। ऐसा कहते हैं कि विदेश से इस मंदिर को मंगवाया गया था। जी हाँ। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं सिंधिया महल में चलकर, तो आप ये देख सकते हो, ये कुछ उनके बैठने का एक रूम है, और यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है, कुछ झूमर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये जो रखे हुए चांदी वर्क है इसमें, ऐसा कहा जाता है। और दरअसल आपको और ड्राइंग रूम हम कह सकते हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारे आईने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ड्राइंग रूम है कहीं ना कहीं, और इसमें आपको और कई सारे सोफ़े के साथ साथ बहुत सारी तस्वीरें और इमेजें लगी हुई दिखाई दे सकती है। साथ में आपको और अगर गौर से दिखाऊं तो इसमें आईना ही आईना लगा रखा है, यानी कि पता नहीं क्यों इसमें इतने सारे आईने लगे रखे हैं, लेकिन हाँ बहुत शानदार डिज़ाइन है ये, और अपने आप में गज़ब का माहौल यहाँ देख कर लगता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कालीन आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारी विशेषताओं के साथ इस कालीन का बखान किया गया है कि इस कालीन का क्या यूज़ है, कब कब राजाओं ने इस कालीन से बने हुए कपड़े पहने, ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो ये बहुत लंबी चौड़ी कालीन है, और सभी राजाओं का यहाँ जिक्र है कि इस राजा ने इस समय ये कालीन के कपड़े पहने, इस समय राजा ने इस कालीन को यहाँ उपयोग किया, यहाँ उपयोग किया। यानी कि बहुत सारी इस कालीन के बारे में जानकारी दी गई है, और बहुत बड़ी कालीन है, आप देख सकते हो ये पूरी। और इसमें चित्र ही चित्र उभर रहे हैं। केरमान का कालीन जिसे कहा जाता है, ये उर्दू में लिखा हुआ और यह हिंदी में लिखा। उसके बाद और आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं, ये कुछ उनके सामान रखे हुए हैं। ये ओरिएंटल की कुछ कह सकते हैं कि प्रतिमा है, देखिए आप, जो बाहर विदेश से मंगवाई गई थी, और देख सकते हो बहुत बड़ी है, बहुत ही। और नीचे से कुछ चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, अलग अलग तरह की हैं। और ये आप देखिए पूरा रूम, और बहुत शानदार। इसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक पेंटिंग भी है, और ये कुछ कह सकते हैं मगरमच्छ जैसा रखा हुआ है, मैं पहचान नहीं पाया क्या है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था कृपया हाथ न लगाए। लेकिन ये देखिए ये भी बक्से में रखा हुआ है। उसके बाद ये बहुत शानदार पेंटिंग बनी हुई है यहाँ पर। और ये देखिए ये कुछ रथ जैसे नीचे आए तो रखे हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद ये देखिए सिंधिया साहब के ख़ानदान जो BMW गाड़ी यूज़ करते थे वो है, पुरानी बहुत महंगी रोल्स रॉयस जो गाड़ियाँ हैं वो रखी हुई हैं। उसके बाद ये गाड़ियों तो हमने आपको बता दी है, बहुत शानदार लग्जरियस गाड़ियाँ हैं उस समय की। उसके बाद ऊपर हम चलेंगे जहाँ पर दरअसल कहीं ना कहीं चांदी की ट्रेन है और सबसे बड़ा झूमर है। तो पहले नीचे से मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से इमेजें लगी हुई है, यानी कि ये जो भैंसा दिख रहा है आपको, ये यहीं पर दीवार पर अटैच है, आपको दिख जाएगा अगर आप वहाँ जाओगे तो। उसके बाद आपको और दिखाते हैं, ये दरअसल ये जो आप हिरन देख रहे हो इनको ऐसा कहा जाता है, इनके ऊपर सोने का वर्क है, यानी कि कहीं ना कहीं सोना इनमें मिला हुआ है। और ये देख सकते हो, और ये सामने जो रखे चांदी का है, बिल्कुल आप देख सकते हो चांदी बिल्कुल चमक रही है। उसके बाद ये उनका भोजनशाला है कह सकते हैं, या आप जितनी थालियाँ देख रही है चांदी की, यहाँ पर चांदी की थालियों से कहीं ना कहीं भोजन होता था। आप देख सकते हो ये भोजनशाला उनकी हम कह सकते हैं। और हाथी दिख रहे हैं छोटे छोटे, और ये थालियाँ बिल्कुल चांदी की सजी हुई है, गिलास और ये सब चांदी की हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल खाने के लिए होता था। उसके बाद ये हैं दरअसल वो जगह जहाँ पर ट्रेन चलती थी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कुछ चेयर लगी हुई है, मेहमान आते थे तो यहीं बैठते थे, जो विशेष मेहमान होते थे वो यहाँ बैठते थे। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये ट्रेन की पटरी है, और ये जो नीचे रखी हुई है चांदी की आपको दिख रही है ये ट्रेन है। तो चांदी की ट्रेन से कहीं ना कहीं खाना परोसा जाता था। जी हाँ, ये बड़ा कह सकते हैं महान किस्सा बताया जाता है कि चांदी की ट्रेन से खाना आता है, चांदी की ट्रेन से खाना आता है। खाना नहीं आता था एक्चुअली, शराब परोसी जाती थी। और उसके बाद हम अगले रूम में आते हैं तो ये कुछ चीज़ें उनकी रखी हुई है, उनकी छड़ी वड़ी जो भी होती थी वो रखी हुई है। और इधर हम कह सकते हैं कि एक प्रतिमा रखी हुई है जहाँ पर रोशनी डाली गई है। और अगर हम इधर से घूमते हुए ऊपर जाएंगे तो ये प्रतिमा रखी हुई है यहाँ पर, जिस पर
तो अब आ गए हैं उस रूम में जहाँ पर सबसे बड़ा झूमर आप देख सकते हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूमर है। और ये जो छत देख रहे हो, इस छत पर कहीं ना कहीं दरअसल सोने का वर्क है। ये सोने की डिज़ाइन आपको दिख रही है, मतलब सोना आपको दिख रहा होगा, उसका कलर दिख रहा होगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूमर है, इतना बड़ा झूमर दुनिया में कहीं भी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, सब जगह सोने का वर्क है, कहीं ना कहीं देखिए सोना लगा हुआ है मतलब इस जगह पर। और ये जो जगह है यहाँ आप देख सकते हो, जो छत है, इस छत पर 8 हाथी चढ़ाए गए थे ये देखने के लिए कहीं ये छत टूट तो ना पड़े झूमर के वजन से। देखिए छत कितना मजबूत है। और दरअसल आपको पूरा जो हॉल है वो सोने की चमक से बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल देख सकते हो आप, दुनिया का सबसे बड़ा झूमर भी यहीं पर है और बहुत भारी है, बहुत वजनी है। ताकि कह सकते हैं कि कैसे 8 हाथी का वजन से अगर छत नहीं टूटा तो इस झूमर में आप सोच सकते हो कितना वजन होगा। तो बहुत शानदार यहाँ का नज़ारा। और एक बार और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए झूमर, इतना बड़ा झूमर किसी ने नहीं देखा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूमर। और यहाँ पर पंखे भी लगे हुए हैं, वो पंखे भी गज़ब के हैं, इतने बड़े बड़े पंखे और जो गज़ब की हवा देते हैं, यानी कि कूलर ऐसे सब फैले। ये देखिए पंखे, ये फर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन बहुत तेज़ जो एक तरह से हवाएं देते हैं। तो आप देख लीजिए। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें और ये रूम झूमर वाला। साथ ही दोस्तों ये पटरी देखिए, ये रेल की पटरी है, यानी कि जो चांदी की ट्रेन चलती थी वो इसी पटरी पर होकर चलती थी। और इसके थ्रू ये जो शराब की आप बोतलें देख रहे हैं, यही शराब की बोतलें सर्व होती थी, यानी कि शराब को परोसने के लिए कहीं ना कहीं इस ट्रेन का इस्तेमाल होता था। तो फाइनली दोस्तों हमने सिंधिया का पूरा महल और म्यूजियम घूम लिया है। वैसे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन जैसे तैसे हमने अंदर की वीडियो बनाई है, साइलेंट रखे हैं। और बहुत बड़ा है और बहुत कीमती सामान रखा हुआ है। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं बाहर। हम एग्ज़िट हो चुके हैं, 2 घंटे मुझे लग गए हैं।